हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय चैनल एजुकेशन टॉप 10। तो फ्रेंड्स, आज की मैं वीडियो पे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आपको मेरे साथ रीड करना होगा, साथ ही मेरी हेल्प करना होगा। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा फ्रेंड्स। जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आपको भी थोड़ी सी सोचना चाहिए, मतलब वीडियो को लाइक करना चाहिए और शेयर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पे, तो बने रहें आप। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके डैश डैश की जानकारी शिक्षक को, किसकी जानकारी, उसके व्यवहार की जानकारी, यानी कि बालक का व्यवहार कैसा है। मतलब एक शिक्षक को यह जानना चाहिए कि बालक का व्यवहार कैसा है, तो उसी के अनुसार शिक्षक उसका सर्वांगीण विकास, जो बालक का है, तो बालक के व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण है ना विकास, उसके लिए शिक्षक को क्या जानकारी कि बालक का व्यवहार कैसा है, ठीक है, यानी बालक कैसा बर्ताव करता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख लेते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे उस एज में रहते हैं, जब छोटी एज में होते हैं, वो छोटी चीज़ों को, जैसे अपने टेलीविज़न के माध्यम से, आजकल तो बच्चे फ़ोन पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इन सब चीज़ों के माध्यम से सीख लेते हैं। यह निष्कर्ष किस प्रकार मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है, तो ये मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट और बंडूरा ने दिया, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने। फिर दूसरा, समाजीकरण का अर्थ क्या है, तो आपको पता ही होगा, सोशियोलाइजेशन, यानी कि समाज में समायोजित होना, यानी समाज के अनुरूप अपने आप को बना लेना, ढाल लेना, उस समाज में अपने आप को रख लेना, मतलब समाज के अनुरूप ही व्यवहार करना, ठीक है। फिर है चौथा क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की कौन सी अवस्था में होता है, तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होती है आपकी एडोलेसेंस, आपकी जो किशोरावस्था एज होती है, इस अवस्था में होता है। इस अवस्था में बहुत सारे इमोशंस भी होते हैं बच्चों के, और इस स्टेज में बच्चा बहुत कुछ जो फीलिंग्स होती है वो भी होती है। तो चलिए, पांचवा क्वेश्चन, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए, तो शिक्षक जब अपने कक्षा में सबसे स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेगा, तो मतलब बच्चे भी उससे सीखेंगे। तो बच्चे का जो प्रथम गुरु होता है माता होता है, ठीक है, उसके बाद जब वो विद्यालय जाता है तो अपने गुरु से सीखता है, अपने शिक्षक से सीखता है। तो शिक्षक को बच्चों के साथ स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन है, तो सबसे पहले होता है आपका परिवार। परिवार यदि आपका संयुक्त परिवार है, जिसमें दादा दादी बुआ सब लोग रहते हैं, तो इन सब लोग का प्यार आपस में देख के बच्चे वैसा बिहेव भी करते हैं, वैसा बन जाते हैं। और दूसरा, उसके बाद जब बच्चा बाहर निकल के पड़ोस का व्यवहार, तो पड़ोस को जाके देखता है, उससे ज़्यादा बच्चे जो भी गुण अवगुण होते हैं वो अपने परिवार और समाज के बीच ही रहकर सीखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है, तो कौन सी है, अमूर्त चिंतन। कौन सी, अमूर्त चिंतन। अमूर्त जो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में जब बच्चा सोचता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कना, ठीक है। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत भी दिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो कौन सी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है। कैसा गुण, वस्तु स्थायित्व का। इसके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो स्टेज होती है वो कौन सी, 7 साल से 11 साल, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है, ये अवस्था तर्क पर आधारित है, ठीक है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग बच्चों में आने लगती है, ठीक है।
तो आपको ध्यान में रखना इस चीज़ को। और ये अवस्थाएं जो किसने दी है, तो ये सारी अवस्थाएं जितनी भी हैं जीन पियाजे ने दी है। किसने दी है, जीन पियाजे जी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता शुरू करता है वह कहा जाता है, तो क्या कहलाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्या कहलाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कितने साल से होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, सारी अवस्थाओं का आपको ध्यान में रखना। संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था को जो 0 से 2 साल होती है, जन्म से 2 साल होती है, तो इंद्रियजनिक कामक ज्ञान की अवस्था भी कहते हैं। और संवेदी कामक अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपनी संवेदनाओं जैसे स्पर्श और इन चीज़ों के माध्यम से सीखता है बच्चा। शरीर की अवस्था में आँख, नाक, कान, त्वचा इन चीज़ों से स्पर्श करके सीखता है। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है, तो देखिए इसको अच्छे से, किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर जो आपका पहले का ज्ञान है पर नए ज्ञान को सीखना, उसके आधार पर नए ज्ञान को सीखना अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, यानी पहले से उसको कुछ आ रहा है और उसमें कुछ ऐड कर रहा है, यानी कि उसका नॉलेज डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, तो वो उससे सीख जाएगा। इसके बाद अधिगम अंतरण किसे कहते हैं, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। ठीक है, पहला धनात्मक, दूसरा शून्य। धनात्मक जब अपनी अधिगम में वृद्धि होती है, शून्य जब अंतरण पहले का जैसे था वैसे ही रहता है, तो वो शून्य अंतरण, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब और कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद धनात्मक अंतरण का कौन से प्रकार है, धनात्मक अंतरण के 3 प्रकार हैं, क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्विक। कौन कौन, क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्विक। अब देखिए ये डिजीज़ आती है, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो डिस्कैलकुलिया कहते हैं। क्या, डिस्कैलकुलिया कहते हैं। उसके बाद 5वां, पढ़ने संबंधी विकार को तो डिसलैक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलैक्सिया। ये डिफीज जितनी भी हैं डिजीज़ तो आपको ध्यान में रखना है। 17 नंबर, लिखने संबंधी विकार को तो ग्राफ, आप यहाँ से देखिए ग्राफ लिखने से रिलेट करता है ना, इसको रिलेट कर लीजिएगा। ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वो लिख के बनाते हैं ना, तो डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, लिखने से संबंधित विकार है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, इसके बाद अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं, तो ADHD। क्या, AD और HD कहते हैं। इसके बाद आज का क्वेश्चन 20 नंबर, विशिष्ट बालक कौन होते हैं, वे बालक जो सामान्य बालों से हटकर होते हैं। इन्हें एक नया शब्द दिया गया है, जैसे मतलब विशिष्ट बालकों को विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं बच्चों में, उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है, जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि व्यवहार जब कंटिन्यू तब अपना परिवर्तन, चेंजमेंट आती है अपने व्यवहार में और वो स्थायी हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, व्यवहार की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, सिगमंड फ्रॉइड को। किसे, सिगमंड फ्रॉइड को। फिर आगे, अंधों की लिपि के जनक कौन है फ्रेंड्स, लुई ब्रेल है। कौन है, लुई ब्रेल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अंधों के लिए लुई ब्रेल की ब्रेल लिपि ने किस मतलब ब्रेल ने किस वृद्धि का प्रतिपादन किया, तो ब्रेल लिपि का। कौन सा, ब्रेल लिपि का, अंधों के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नर्सरी पद्धति के जनक किसे, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है, मारिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, इसके बाद LKG और UKG। ठीक है, कि पद्धति के जनक कौन है, फ्रोबेल है। कौन है, फ्रोबेल है। 27 नंबर, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता, 2 बेटे और 2 बेटियों पर प्रयोग किसने किया था, तो जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर, खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था और इनकी अवस्थाओं के परिवर्तन के आधार पर उनका सिद्धांत का, अवस्था परिवर्तन का सिद्धांत दिया था।
जिनमें से जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास, इन्होंने विकासात्मक सिद्धांत भी दिया, तो इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक। कौन से? संज्ञानात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, स्कीमा सिद्धांत का जनक। तो आपको पता ही होगा जीन पियाजे स्कीमा सिद्धांत के जनक जीन पियाजे को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है जीन पियाजे ने अपना प्रयोग दो पुत्रियों एवं पुत्र पर किया। मैंने ये चीज़ बता दी आपको। फिर आज के लिए 30 क्वेश्चन रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मुझे लास्ट में वीडियो देखने के एंड के बाद आपको मुझे क्या करना है, फीडबैक देना है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। तो फ्रेंड्स फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए सबको शुभ रात्रि। सब लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। चलिए।